Welcome back to Shortcut Guys. We are continuing our chapter number 9, the freedom movement of 1857. तो ये हाफ चैप्टर हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात। तो हमने देखा कि किस प्रकार से रिवॉल्ट जो थी 1857 की क्रांति थी वो शुरू हुई और कैसे कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्ट लिया और देश के अलग अलग पार्ट में कहाँ कहाँ ये हुई। अब इस वीडियो में हम जानेंगे इस क्रांति के बारे में जिसने गुजरात में भी अपनी जो जड़ें थी वो जमा ली थी। द 7th Battalion of the British Army broke into revolt in Ahmedabad, Gujarat in June 1857. However, it was soon halted. Dahod, Jhalod, and Godhra of Panchmahal witnessed the skirmishes with the British army. The soldiers could capture government offices with the help of the natives, but were soon defeated. The Nayakadas of Panchmahal continued the rebellion almost for a year. अब जो ब्रिटिश आर्मी की जो 7वीं बटालियन थी, जो 7वीं बटालियन जो थी उसने विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोह के साथ ही गुजरात में अहमदाबाद में ये जो क्रांति थी शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही इसको रोक दिया गया। ये जो क्रांति थी ये दाहोद, झालोड़ और गोधरा जैसी जगहों पर शुरू हुई। यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के साथ इनकी झड़पें हुई लोगों की, और कुछ जगहों पे तो जो सोल्जर्स थे, जो 7th बटालियन के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने विद्रोह किया था वो, और लोकल लोग जो थे, लोकल नेटिव्स मतलब लोकल पब्लिक, इन लोगों ने एक दूसरे की मदद से गवर्नमेंट ऑफिसेज पे कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं आम लोग जो थे इनके पास गोला बारूद कहाँ था, और जो सोल्जर्स थे वो भी लिमिटेड मात्रा में थे। ऐसे में जल्द ही इन लोगों को हरा दिया गया और जल्द ही जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनको छुड़ा लिया गया। और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के जो नायकडास जो थे उन्होंने लगभग 1 साल तक इस विद्रोह को जारी रखा। 1 साल तक लगभग इस विद्रोह को उन्होंने जारी रखा। Garbardas Patel, the headman of Anand and Kheda district, collected almost 2000 volunteers of the Koli and Nayakada communities to join the revolt. अब ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है इस विद्रोह में, गर्भदास पटेल जो थे ये आनंद के हेडमैन थे, यानी कि मुखिया थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने लगभग 2000 लोगों को एकत्रित किया। ये 2000 लोग जो थे ये कोली और नायकदा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनको इन्होंने इस विद्रोह में शामिल किया। ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवा भाई ठाकुर ऑफ कानपुर। इनको जीवा भाई ठाकुर जो कि कानपुर के थे उन्होंने सपोर्ट किया। साथ में मालाजी जोशी और कृष्णदास दवे, इन लोगों ने इनकी मदद की। However, the supporters of Garbardas were captured by the Britishers, tied to the cannons, and were blown off with the cannonball fire. Garbardas was exiled to Andaman, where he died. अब जो इनके सपोर्टर्स थे गर्भरदास के, इन लोगों को ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया। फिर इनको कैनन के साथ बांधा गया। कैनन, ये कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कैनन का कैमरा आता है, मैं बात कर रहा हूँ कैनन मतलब तोप जो होती है, तोप को कैनन कहा जाता है। तोपों के साथ बांधकर इनको उड़ा दिया गया। और जो खुद गर्भरदास थे उनको अंडमान, जो हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ पर इनको नज़रबंद रखा गया, यानी कि वहाँ पर इनको भेज दिया गया। वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। द पीपल ऑफ चंदुप village, which is 16 miles away from either, accepted the leadership of Nathaji and Yamaji and joined the revolt. जो चंदाप विलेज जो है, जो कि 16 मील दूर है इधर से, यहाँ के लोगों ने नाथाजी और यामाजी की लीडरशिप में इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। द ब्रिटिश हैड कैम्प्ड एट नंदना विलेज बिटवीन ओखा एंड बराड़ी। जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने कैंप लगाया हुआ था ओखा और बराड़ी के बीच में। The British commander of navy became impatient and he reached the fort of Bet Dwarka via the Bay of Bet. Donovan ordered an attack on the fort. The Wagheres inside the fort had no such artillery to counterattack. At this time, the Wagher women came up with a very brave and innovative idea. They soaked the mattresses with water in which they could catch the cannonballs and cool them immediately. This would enable the Wagher men to fight the battle without being hit by the cannonballs. However, in the history of the world, such act of valor has been exhibited. Wagher women were bravely disarmed the cannonballs without worrying about their own lives. Their act of bravery was equivalent to that of Rani Lakshmi Bai. These women were the Lakshmi Bais of Gujarat. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रिटिश कमांडर थे, नेवी जो थी, ये भेट द्वारका पहुंच गई और डोनोवन जो वहाँ के कमांडर थे नेवी, उन्होंने ऑर्डर दिया फोर्ट, द्वारका फोर्ट के ऊपर अटैक करने का, जिसके ऊपर हमला किया जाए।
अब वहाँ पर जो किले के अंदर रहने वाले वाघेर जो लोग थे वो इतने ज़्यादा मतलब उनके पास हथियार और गोला बारूद नहीं था, इस कारण से वो इनके पास ज़्यादा हथियार ना होने की वजह से ज़्यादा देर तो अटैक को नहीं संभाल पाने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ जो था गोला बारूद भी ज़्यादा था ब्रिटिश आर्मी के पास। लेकिन जो वुमेन थी इस घटना के इस इंसिडेंट के दौरान जो वुमेन वहाँ की महिलाएं जो थी वो एक नए और एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के साथ सामने आई। उन्होंने क्या किया, मैट्रेस जो हमारे गादले रहते हैं जिनको गद्दे बोलते हैं बिछाने वाले, उन गद्दों को उन्होंने पानी से भिगो दिया और जो कैनन्स यानी कि जो तोप के गोले जो आते थे उन गोलों को उस उस गद्दे के अंदर पानी से जो गद्दा था जो भरा हुआ उसके अंदर कैच किया जाता था। आप जानते हैं जो गोले होते थे वो गर्मी के कारण उनको बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो फट जाते थे, लेकिन जब उधर से गोला आता था तो यहाँ गिरने के बाद थोड़ी देर बाद वो फटता है, लेकिन उसको गिरते ही अगर उसको पानी या ठंडा कर दिया जाए तो वो नहीं फटेगा। तो ऐसा ही इन्होंने किया, वो मैट्रेस जो होता था इन्होंने वो गोले को मैट्रेस के ऊपर, जैसे हम कैच करते हैं ना क्रिकेट में बॉल को या किसी भी चीज़ को, वैसे ये गोलों को कैच करके वो उनको फटाफट उस मैट्रेस से ढक देते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। तो इस प्रकार ये जो वुमेन थी इन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए इस बहादुरीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। इसकी मदद से जो वाघेर मैन थे यानी कि इस कम्युनिटी के जो पुरुष थे वो बिना डरे बिना ज़्यादा नुकसान झेले अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी समय तक लड़ पाए। अब ये महिलाएं जो हैं इनके इस एक्ट के बारे में हम हमारी हिस्ट्री के अंदर कहीं भी नहीं सुनते हैं, तो ये बड़ी ही शर्म की बात है हमारे लिए कि ऐसी जो बहादुरीपूर्ण कार्य हैं इनको हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को ये सब पता होना चाहिए आज। तो इनकी जो बहादुरी थी ये कहीं भी रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से कम नहीं थी और हम कह सकते हैं कि महिलाएं गुजरात की रानी लक्ष्मीबाई थी। सिटीज ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाटन, खेरालू, भिलोड़ा, मुदेती एट्सेट्रा ब्रॉक इनटू द रिवॉल्ट विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स। अब गुजरात के जो दूसरे पार्ट थे वहाँ भी लोकल लोगों की मदद से विद्रोह किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिसंबर 1858 तात्या टोपे स्टेड विद हिज आर्म इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इवन दिसंबर 1858 में तात्या टोपो जो थे वो भी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में रह चुके थे अपनी आर्मी के साथ। ही हैड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ वंसवाड़ा व्हेन बीइंग चेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। और ये जो तात्या टोपे थे इनका जब आर्मी पीछा कर रही थी ब्रिटिश आर्मी, तब ये बांसवाड़ा के जंगल में भागकर चले गए थे सोल्जर्स से बचने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि गुजरात में किस प्रकार से जो विद्रोह था वो हुआ। अब हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द रिवॉल्ट, कि ये रिवॉल्ट कैसे खत्म हुई। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट वेपन्स एंड सोल्जर्स वर सप्लाइड टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो हथियार और सोल्जर्स थे वो अंग्रेज़ों को कहाँ से दिए जा रहे थे, इंग्लैंड से आते थे। वो सब चीज़ें इंग्लैंड से आती थी और साथ में ईरान से भी ये आता था। द रिवॉल्ट हैड स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 बट बाय द एंड ऑफ जून 1857, देखिए मई 10 को शुरू हुई थी और जून के ख़त्म होते होते ब्रिटिशर्स ने सब जगहों पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जैसे कि बनारस हो गया और इलाहाबाद हो गया यहाँ पर भी, और कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड दिल्ली इन सितंबर 1857। कानपुर को जुलाई के अंत तक कैप्चर कर लिया गया था, दोबारा उस पर कब्जा कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और दिल्ली की बात करें तो सितंबर आते आते दिल्ली पे भी अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर लिया था। बहादुर शाह जफर की बात करें और उनकी जो क्वीन थी बेगम जीनत महल, इन दोनों को नज़रबंद कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया था और रंगून भेज दिया गया था। रंगून जो कि बर्मा की कैपिटल है, जिसको बर्मा को आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो म्यांमार की जो कैपिटल थी रंगून उस समय, वहाँ पर इनको भेज दिया गया था, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो इनके 3 पुत्र थे उनको मर्डर कर दिया गया था, यानी कि बहादुर शाह जफर के जो 3 पुत्र थे उनको भी मार दिया गया था। लखनऊ की बात करें, लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858। 1858 में लखनऊ पे भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। झांसी भी अंग्रेज़ों के हिस्से में आ गया। एज अ रिजल्ट लक्ष्मीबाई एस्केप्ड टूवर्ड्स कालपी। जब झांसी के ऊपर अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी, झांसी में उनका कब्जा हो गया, तो लक्ष्मीबाई वहाँ से निकलकर कालपी चली गई, जहाँ पर उनकी लड़ते हुए युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गई युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते। नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट। नाना साहेब पेशवा जो थे वो नेपाल चले गए। इट इज़ बिलीव दैट ही लिव्ड इन सीहोर विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वेयर ही इज़ बिलीव टू हैव डाइड इन 1902। ऐसा माना जाता है कि वो सीहोर विलेज जो है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, वहाँ पर रहते थे और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई, ये ऐसा माना जाता है। इट इज़ सेड दैट तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू द बिट्रेयल ऑफ वन ऑफ हिज एलीज। तात्या टोपे को उनके ही किसी साथी की जो उन्होंने क्या वर्ड यूज करेंगे, गद्दार, उनकी गद्दारी के कारण
तात्या टोपे के एक एली यानी कि उनके साथी की गद्दारी के कारण उनको पकड़ लिया गया, और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत तात्या टोपे जो थे उनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी पे लटका दिया गया था। However, as per the other sources, we come to know that Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. और सोर्सेज यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कई स्रोतों से कि तात्या टोपे जो थे वो भागकर बच गए थे, यानी कि वो किसी तरीके से फांसी के फंदे से बच गए थे और उनकी जगह पर किसी और को लटका दिया गया था। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड स्पेंट द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन नवसारी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन जो थे वो नवसारी में बिताए थे। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली कि किस प्रकार से जो ये विद्रोह था ये बड़ा ही विकराल रूप लेते लेते सिमट कर रह गया। अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर व्हाई वॉज द रिवॉल्ट ऑफ फेलियर। अब बहुत अच्छे से सब कुछ प्लानिंग किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण इसमें लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये फेल कैसे हो गया, इसका क्या कारण था। तो यहाँ पर हम एग्जामिन करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से कारण जो थे वो क्या थे जिस कारण से ये रिवॉल्ट फेल हो गया। द revolutionaries failed to retrieve the power from the Britishers due to their limitations, some of which were। अब क्यों ऐसा हुआ उसके कारण हम एक एक करके पढ़ेंगे। द रेबल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली बात, रेबल्स मतलब होता है विद्रोही। यहाँ पर विद्रोही मतलब जो हम लोग थे, भारतीय लोग थे, उनको विद्रोही दर्शाया गया जो कि क्रांति में लड़ रहे थे। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी कि जब एकता समान आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई भी टीम नहीं आगे बढ़ पाएगी। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी थी और सेंट्रलाइज लीडरशिप, यानी कि एक कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं था जो जिसकी बात सब लोग मान सके। जैसे कि हम आने वाले समय में गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार से सबको एक करके रखा था। देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ री इन्फोर्समेंट ऑफ मैन, मनी एंड एम्यूनिशन। यानी कि पुरुषों यानी कि जो सेना की बात की जाए, पैसे की बात की जाए, एम्यूनिशन यानी कि हथियारों की बात की जाए, ये कहाँ से आएंगे इसका भी कोई प्रबंध नहीं था। यानी कि ना ही सेना थी लड़ने के लिए, ना ही पैसे थे और ना ही एम्यूनिशन हथियार थे कि वो कंटिन्यूसली कहाँ से हमको मिलेंगे जिससे हम इनका सामना कर पाए अंग्रेजों को। तो इस कारण से ये जो रिवॉल्ट थी फेल होगी। दूसरा कारण बताया गया है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लान्ड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि जो तारीख थी जब इसको किया जाना था, यानी कि जो तारीख तय की गई थी इस विद्रोह की, उससे काफ़ी समय पहले ये शुरू हो गई। इस कारण से ब्रिटिशर्स जो थे वो अलर्ट हो गए। ब्रिटिशर्स क्या हो गए? अलर्ट हो गए, चौकन्ने हो गए। द रिवॉल्ट रिमेन्ड कंसंट्रेटेड लार्जली नॉर्थ इंडिया। अब ये जो रिवॉल्ट थी ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में सिमट कर रह गई। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो इस रिवॉल्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ने से मना करने लगे, यानी कि इसमें हर एक व्यक्ति ने मतलब अपना जो झुकाव था इसकी तरफ नहीं दिखाया। दिस प्रूव्स दैट द इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। तो इससे पता लगता है जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, रिफॉर्मर्स मतलब ऐसे लोग जो कि समाज को सुधारते हैं, समाज सुधारक बात की जा रही, तो इससे पता लगता है कि जो बुद्धिजीवी थे, जो ऐसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये भी एक कारण था इसके खत्म होने का। इसके बाद है, इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग एटसेट्रा। तो भारत जो है वो एक डाइवर्सिटी, जैसे आप जानते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक स्लोगन रहा है। तो ये भारत इस प्रकार का देश है। बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वर रूल्ड बाय रीजनल डायनेस्टीज। जब अंग्रेज भारत में आए, इससे पहले भारत जो था वो रीजनल राजाओं के कब्जे में था। यानी कि हमारे देश के अंदर आपको पता है ना 562 स्टेट्स को मिलाकर भारत बनाया गया था। तो यानी कि छोटे छोटे बहुत सारी रियासतें थी। एज ए रिजल्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म, बिलोंगिंगनेस टू इंडिया एज वन नेशन हैड नॉट डेवलप्ड ईदर इन पीपल और इन देयर लीडर। जब हम लोग अपनी रियासत से, यानी कि जैसे आप बात करें कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राज्य थे। तो जब आप एक राज्य में रहते हैं तो आपका जो सेंटीमेंट, आपका जो झुकाव रहता है, इमोशन रहता है, वो आपके राज्य के साथ रहता है, ना कि अपने देश के। तो देश तो अपना था ही नहीं। तो देश ना होने की वजह से, हमारा देश ना होने की मतलब हमारा जो नेशनलिज्म था, जब हमको पता था कि हमारी तो रियासत है, देश नहीं है। तो देश तो बाद में बनाया गया। समझिए कि भारत जो है वो अब हम पढ़ने लगे हैं कि भारत हमारा है। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़े तब पता लगा कि भारत जो है ये पूरे का पूरा मुल्क हमारा है। लेकिन इससे पहले तो हम अपनी अपनी रियासतों, अपने अपनी जो प्रोविंसेस थे उसको ही अपना मानते रहे। तो इस कारण से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना की कमी थी। तो इस कारण से ये जो विद्रोह था ये फेल हो गया। बहुत सारे लीडर्स जो थे
वो ब्रिटिश की साइड में रहे या फिर वो किसी भी तरफ नहीं रहे। यानी कि जब भारत के लिए हम लड़ रहे हैं तो सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया और बहुत सारे ऐसे भी थे लीडर्स जिन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। पांचवा यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण बताया गया, द सिख्स एंड द गुरखास फॉट बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिश विच प्रूव टू बी ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द रेबल। सिख और गुरखा जो थे ये दोनों अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक माना जाता है। अगर ये दोनों कम्युनिटीज भी भारत की तरफ से लड़ती तो मेरे ख्याल से आज़ादी पक्की थी। तो ये दोनों कम्युनिटीज हमारी तरफ से नहीं लड़ रही थी। छठा कारण यहाँ बताया गया था, ब्रिटिश हैड ए सुपीरियर आर्मी। अंग्रेजों की आर्मी बहुत सुपीरियर थी, उनके पास वेपन्स अच्छे थे और उनके मिलिट्री कमांडर्स जो थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, जिनको लड़ाइयों का अनुभव था। तो इस प्रकार से हमारा विद्रोह जो था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया इनके सामने। अंतिम कांड जो दिया गया है यहाँ पर, ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश, दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन। अब जो सब लीडर्स थे वो अपनी टेरिटरीज का मतलब होता है अपने राज्य। जैसे कि मैंने बताया ना कि भारत जो था उस समय लगभग 600 के ऊपर छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो हर एक जो राजा था वो अपनी रियासत को वापस पाने के लिए, अपनी खोई हुई राज्य को वापस पाने के लिए लड़ रहा था, वो अपने देश के लिए यानी कि भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो ये एक मुख्य कारण था जिस कारण से ये फेल हो गया। तो ये कारण हमने देखे जिस कारण से ये सब जो था फेल हो गई हमारी रिवॉल्ट। अब ये लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है इफेक्ट्स एंड कंसीक्वेंसेस। अब इसके क्या प्रभाव पड़े, इसका क्या रिजल्ट निकला, वो यहाँ पड़ेंगे। The revolt was not successful against the Britishers, however it still ushered in new era of change। अब जो हमारी रिवॉर्ड थी ये ऑल्दो कामयाब नहीं हुए इसमें, लेकिन इसने काफ़ी बदलाव किए हमारे देश के अंदर, काफ़ी हमें सीखने को मिला इस चीज़ से भी। तो क्या क्या हुआ वो देखते हैं। कंपनी रूल केम टू एंड। अब इस विद्रोह के साथ ही कंपनी का रूल, जो पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया और भारत सीधा क्राउन के अंडर आ गया। क्राउन का मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, आप लोग जानते हैं कि 1600 के अंदर जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने आई थी। तो अंग्रेज जो थे वो एक व्यापारी बन के भारत में आए थे, तो फिर वो हमारे रूलर कैसे बन गए। तो हुआ यूँ कि भाई उस समय हमारे ऊपर ये ट्रेड करते करते धीरे धीरे इन्होंने, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया। लेकिन अब तक सिर्फ कंपनी का रूल था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तो इसके बाद ये जो रूल था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधा ब्रिटिश क्वीन के हाथ में चला गया, यानी कि रानी के हाथ में, जो कि इंग्लैंड की रानी है। तो यानी कि इससे काफ़ी बदलाव आए भारत के अंदर, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी उसमें काफ़ी बदलाव आए। द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप्ड। यानी कि जब ये क्राउन, यानी कि क्राउन मतलब ताज बोलते हैं, यानी कि रानी की बात की जा रही है। तो जब ये सब रानी के पास पहुंच गए, जब डायरेक्ट इंग्लैंड इसके बारे में बातचीत पता लग गई, तो उसके बाद जो हमारी स्टेट्स के अंदर, हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो अंग्रेजों के इंटरफेरेंस था, जो ये लोग अपनी मर्जी से हमारे बीच में अड़चने डालते थे, वो सब बंद हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया। तो अंग्रेज सरकार जो थी उसको फोर्स किया गया, अंग्रेज सरकार मजबूर हो गई भारत के प्रति जो उसकी पॉलिसीज थी उसको बदलने के लिए। द सैलरी, अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। अब सैलरी जो दी जाती थी भारतीय सिपाहियों को, अलाउंस दिया जाता है या फैसिलिटीज दी जाती थी, वो धीरे धीरे बढ़ा दी गई। हमने देखा ना पिछले वीडियो में कि कितनी पगार होती थी भारतीय सोल्जर्स की, 7 रुपये, और अंग्रेज सोल्जर की थी 150 रुपये। तो यानी कि इतना ज़्यादा जो डिफरेंस था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, भारतीय लोगों को भी सैलरीज बढ़कर मिलने लगी। दिस रिवॉल्ट हेल्प्ड इन इन्वोकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। इस रिवॉल्यूशन के कारण, इस रिवोल्ट के कारण हमारे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागने लगी, जो कि अब तक मिसिंग थी। यानी कि कुल मिला के देखें, ये जो रिवॉल्ट थी इसने एक, हम कह सकते हैं कि एक बीज बो दिया विद्रोह का, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ 1947 में अंग्रेज़ों से हम आज़ादी लेकर वो जो बीज था उसने पूरे तरीके से अपना काम किया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये रेवोल्यूशन शुरू हुई, किस प्रकार से कहाँ कहाँ हुई, कैसे ये फेल हुई, किस किस ने इसमें पार्ट लिया और इससे क्या क्या प्रभाव पड़े। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।